नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, टीम डॉक्टर अरविंद शर्मा कोरोना वॉरियर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस पेज पर डॉक्टर अरविंद शर्मा फेसबुक पेज, आज का विषय आप सभी लोगों को पता है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोविड में क्या इस्तेमाल है, कैसे वो फायदा करती है, किस स्तर तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हीं तमाम चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही एमिनेंट फैकल्टी डॉक्टर संगीता पाठक, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में। तो अब ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लेना चाहूंगा और सीधे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच डॉक्टर संगीता पाठक जी को, और वो इस विषय पर पूरा रोशनी डालेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई आपके मन में प्लाज्मा थेरेपी को लेके या कुछ भी ऐसी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख दें, हम कमेंट्स को पढ़ के उनका जवाब देने की भरसक प्रयत्न करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर संगीता पाठक जी को। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज लाइव में। आपका स्वागत है और आशा करते हैं आपका ये सेशन आज काफी वैल्यूएबल होगा। एंड नाउ द स्टेज इज ओवर टू यू। थैंक यू। जैसा कि मुदगिल साहब ने ऑलरेडी बता दिया, मैं डॉक्टर संगीता पाठक हूँ और मैक्स हॉस्पिटल में काम करती हूँ और प्लाज्मा थेरेपी पे पिछले अप्रैल से मैक्स में आप जानते हैं काफी काम हुआ है। उसी के बारे में आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी दूंगी, जिससे कि आपको भी पता चले कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कौन डोनेट कर सकता है, कितने दिन तक डोनेट कर सकते हैं और कैसे इसका फायदा हो सकता है। तो पीछे 1.5 साल में हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना ने हम सबको, पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और पिछले 1.5 साल से पूरा चिकित्सीय क्षेत्र जो है वो लगा हुआ है इसके इलाज को ढूंढने में, और हर एवरी डे एक नया इलाज कोई ना कोई मीन्स आता है इसके बारे में। और इसी में क्षेत्र में जो पिछले अप्रैल में हम लोगों को एक प्लाज्मा थेरेपी, जो कि नई थेरेपी नहीं है, ये पहले भी यूज हो चुकी है बहुत दूसरे वायरसेस में, जैसे कि इबोला वायरस में यूज हो चुकी है पहले भी, और नया थेरेपी नहीं है, पर इसको वापस से लाया गया फॉर दी कोरोना वायरस। अच्छा, अब जो है कोरोना वायरस जो है, करीब करीब हमारे देश में 2,62,000 लोग हमसे बिछड़ चुके हैं अभी तक, और इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मीन्स बीच बीच में इसका जो है जोर कम होता है, पर फिर कोई सेकेंड वेव आती है, फिर अब कह रहे हैं थर्ड वेव आती है। तो ये सारी चीजें लिटरली हमको बहुत मीन्स परेशान करने वाली चीज है। तो इन सब से बचने के उपाय आप सब जानते ही हैं, बार बार सरकार ये उपाय आपको बता रही है। जो सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय है वो है मास्क लगाइए। एंड मास्क लगाना बहुत सिंपल चीज है और ये आपको बचा के रखेगी, 100% बचा के रखेगी अगर मास्क ढंग से लगाया आपने। फिर वैक्सीनेशन कराइए। अब हमारे तो भारत में ही निर्मित हो गया वैक्सीन, तो वैक्सीन लगवाइए बिना डर के। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और सबसे बड़ी बात, 2 गज की दूरी है जरूरी। अपने और अपने जितने परिवार वाले हैं सबको बचाने के लिए ये चीजें आप ना भूलें, और ये तीनों चीजें खूब प्रैक्टिस करें आप। अब मैं बताऊंगी आपको क्या प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है, सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में ज्यादातर हम सबको पता होता है कि क्या होता है। तो ब्लड में 2 तरह के मतलब कंपोनेंट होता है, और एक उसमें एक प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा पोर्शन है वो 55% होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो करीब करीब 45% होते हैं। और प्लाज्मा में सबसे अच्छी बात क्या होती है प्लाज्मा में, कि प्लाज्मा में जितने तत्व चाहिए आपको बीमारी को रोकने के लिए, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, वो होते हैं। तो क्या होता है वो एंटीबॉडीज होते हैं। और ये एंटीबॉडीज हमारे सेल में नहीं मौजूद होते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, और ये किसी भी बीमारी को लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो और क्या क्या चीजें होती है प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो आप कहेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए हमें चाहिए, वो सब प्लाज्मा के अंदर होती है। अब ऐसा नहीं है कि रेड सेल और प्लेटलेट्स और ये बिल्कुल बेकार है।
रेड सेल जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लेटलेट्स जो है वो हमारा मतलब खून का थक्का बनाता है। तो हर चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। अब आप कहेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना में कैसे काम करती है? तो कैसे काम करती है कि सपोज एक मरीज है जिसके अंदर कोरोना के मतलब उसको कोरोना हो गया है, पर उसके अंदर अभी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई हैं कि वो कोरोना से लड़े। और आप जानते हैं अभी दवाइयां भी हर चीज मतलब दो वो एक्सपेरिमेंट करी जा रही हैं और कई दवाइयां इस टाइम पे मौजूद हैं, पर फिर भी मतलब एक अपनी मतलब शरीर की शक्ति भी चाहिए लड़ने के लिए। तो वो कैसे आएगी? वो तो एंटीबॉडी से ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, अब कोरोना के मरीज में तो नहीं है वो एंटीबॉडी, तो क्या करेंगे? जो एक मरीज रिकवर हो गया है, यानी जिसको बीमारी थी और वो ठीक हो गया है, अब उसके अंदर वो एंटीबॉडीज हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे मरीज में से जो ठीक हो गया है उसमें से प्लाज्मा निकालेंगे और इस मरीज को देंगे जिसको कि कोरोना है इस टाइम पर। तो मतलब हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे उसको और वो जाके इस मरीज में जाके लड़ने की क्षमता रखेगा उस वायरस से जो कि उस टाइम पे वो मरीज नहीं लड़ पा रहा है। उसके अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी कुछ टाइम में, पर उस टाइम तो नहीं है, और उस टाइम में उसका शरीर जो है वो लड़ रहा है इस वायरस से। और इस बीच में ये वायरस जो है काफी कुछ डैमेज भी कर सकता है शरीर को। आप देख रहे हैं ना कितने लोग मर रहे हैं इस टाइम पे और मर चुके हैं। तो उन लोगों को ही मीन्स मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए उनको मीन्स एंटीबॉडीज देने के लिए ये प्लाज्मा दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन दे सकता है इस प्लाज्मा को? तो अब मैं पहले तो कोरोना के बारे में बताऊंगी कि कोरोना जिनको हो गया है उनको कौन कौन दे सकते हैं। सो सबसे पहले कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उस पॉजिटिव रिपोर्ट से कम 28 दिन होने चाहिए, तब आप प्लाज्मा दे सकते हैं। एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि कम से कम 14 दिन नेगेटिव रिपोर्ट के, या आपके सिम्टम्स नहीं है, जिस दिन से आपकी तबीयत एकदम अच्छी हुई उस दिन से 14 दिन मिनिमम होने चाहिए, तब आप दे सकते हैं। और तीसरा, आजकल वैक्सीनेशन लग रहा है हम सबको, है ना? तो जो वैक्सीनेशन वाले लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन भी लग गया है, वो लोग वैक्सीनेशन के कोई सी भी डोज लगी है उसके 14 दिन बाद प्लाज्मा दे सकते हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ कोरोना जिनको हुआ है उनके बारे में कि मतलब ये वाली बातें। अब जब मीन्स वो ब्लड बैंक में जब आता है डोनेट करने के लिए प्लाज्मा, तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें और देखते हैं। ये तो कोरोना की तो 4 चीजें बताई मैंने खाली। अब जब वो आता है तो हम उसको बोलते हैं, जो डोनेट करने आता है, ये 4 चीजों के बाद वो फिट है डोनेट करने, अब वो आ गया ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में जब आता है तो ब्लड बैंक में सबसे पहले हम एक क्वेश्चनर भरवाते हैं। मीन्स एक फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारी चीजें उसे भरनी होती हैं, और वो चीजें जब वो भर लेता है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है उनमें? सबसे पहले वो 18 से 60 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, 55 किलो के ऊपर होना चाहिए वेट उसका, ठीक है। फिर उसके बाद कोई बहुत लंबी बीमारी का शिकार कभी नहीं होना चाहिए, कोई क्रोनिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई किडनी की डिजीज हो, उसको लिवर की डिजीज हो। इन सब चीजों में आदमी फिट नहीं होता है डोनेट करने के लिए। अच्छा, फिर डायबिटीज बहुत होती है लोगों में, ज्यादातर हम सब में मीन्स एक पर्टिकुलर एज के बाद डायबिटीज होती ही है। तो डायबिटीज जिनको है और जो खाली गोली ले रहे हैं, गोली से कंट्रोल्ड है, वो हम ले लेंगे, पर जिनको इंसुलिन लग रहा है उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 और उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब हाइपरटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो होती है लोगों में। तो हाइपरटेंशन भी अगर हो, जब हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ब्लड बैंक में, तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि मतलब जब वो डोनेट करता है तो वो हम देखते हैं। अच्छा, अब
बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि महिलाएं क्या दे सकती हैं प्लाज्मा। तो महिलाएं जो कभी गर्भवती हुई हैं वो नहीं दे सकती हैं, और जो जिनने कभी मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं वो महिलाएं दे सकती हैं। और उन महिलाओं में भी फिर मैं सारी चीजें देखूंगी, जैसे 12.5 एंड अबव, और मतलब हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो महिलाओं में 12.5 एंड अबव हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी की चीजें तो बाकी हम देखेंगे। अब आप पूछेंगे कि गर्भवती महिलाएं क्यों नहीं दे सकती हैं, जिनको किसी मतलब कभी प्रेग्नेंट रही हैं, क्यों नहीं दे सकती। अब इन महिलाओं में क्या होता है कि इनमें एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप होती है। उस एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, HLA एंटीबॉडी। और ये HLA एंटीबॉडी उस महिला के अंदर जीवन भर रहती है, पर वो HLA एंटीबॉडी उस महिला के शरीर को नहीं नुकसान पहुंचाती है। पर जब वो किसी रेसिपिएंट में जाती है, किसी को जब हम देते हैं प्लाज्मा उस महिला का, तो ये एंटीबॉडी कैन कॉज मतलब ये नुकसान कर सकती है। और नुकसान भी क्या कर सकती है, बहुत मतलब बढ़िया जो लंग का नुकसान कर सकती है। और कोरोना तो लंग की डिजीज है, तो हम कैसे उसको देंगे। तो इसलिए जो भी गर्भवती महिलाएं कभी भी गर्भवती रही हैं वो कृपा करके ये प्लाज्मा ना डोनेट करें। अब आप कहेंगे कोरोना के प्लाज्मे में ऐसा क्या है, तो ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि महिलाओं का प्लाज्मा हम वैसे भी नहीं लेते हैं। जब हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, महिलाओं से जब ब्लड डोनेट करवाते हैं तो कंपोनेंट तो सेपरेट होते हैं सारे, तो वो जो प्लाज्मा महिलाओं से लिया जाता है वो प्लाज्मा हम डिस्कार्ड करते हैं इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो किसी भी रेसिपिएंट में कोई लंग इफेक्ट, कोई मतलब इस तरह का इफेक्ट ना करे। ठीक है। अच्छा, अब प्लाज्मा जब दिया जाता है, प्लाज्मा सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, कब दिया जाना चाहिए। तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा इफेक्टिव उन लोगों में होता है जिनमें मॉडरेट डिजीज हो। मॉडरेट डिजीज मींस अर्ली टाइम ऑफ द डिजीज, जैसे कि मतलब कम से कम 4 से 8 दिन के बीच में, बीमारी के 4 से 8 दिन के बीच में अगर दिया जाता है प्लाज्मा, तो ये जो बीमारी का रूप है, मतलब वो प्रोग्रेसिव नहीं होती है बीमारी, फिर मतलब वो जो खराब वाला रूप है बीमारी का, जिसमें कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स एकदम बढ़ जाती हैं, और सारे लंग्स मीन्स सारा बॉडी के पार्ट्स इफेक्ट होने लगते हैं। मेनली तो लंग इफेक्ट होता है, होता है। इसका टाइम जो है वो मतलब मॉडरेट केसेस में देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब कैसे दिया जाता है, तो 200 ml का यूनिट एक बार में दिया जाता है। और अगर मरीज को फायदा नहीं होता है फर्स्ट वाली यूनिट से, तो 24 घंटे के अंतराल के बाद हम दूसरा यूनिट भी दे सकते हैं। और जो दूसरा यूनिट होता है वो हमेशा एक दूसरे डोनर का होना चाहिए, वो सेम डोनर का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सेम डोनर का, बिकॉज पहला वाला यूनिट तो हमने दे दिया, उससे हमें वो डिजायर्ड इफेक्ट तो मिला नहीं कि भाई मरीज एकदम बढ़िया हो गया। तो क्योंकि पहले वाले डोनर के एंटीबॉडीज उसके लिए सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले डोनर के एंटीबॉडीज मतलब दूसरा डोनर हम यूज करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं बताना भूल गई कि ब्लड बैंक में जब वो आता है तो हम उसके एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करते हैं। डोनर जब आता है हमारे पास, ये 4 चीजें जो मैंने बताई थी वो तो हम देखते ही हैं, उसके बाद हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। अब एंटीबॉडी टेस्टिंग में एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए एंटीबॉडी का, तभी हम प्लाज्मा लेते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पर हैं जो कि हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग का जो वैल्यूज होते हैं वो हर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में अलग अलग होते हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म में 3.5 कट ऑफ होगा, किसी में 13 यूनिट्स होंगे। तो इस तरह हर प्लेटफॉर्म पे वो अलग अलग होता है, और वो उससे डिसाइड होता है कि हम
वो प्लाज्मा उस का लेंगे कि नहीं लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी टेस्टिंग करी जाती है उससे पहले, और जो डोनर आता है उसकी HIV टेस्टिंग होती है, HCV टेस्टिंग होती है, HBV टेस्टिंग होती है, मतलब हेपेटाइटिस बी होता है, और हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग होती है, सिफिलिस की टेस्टिंग होती है, मलेरिया की टेस्टिंग होती है। तो आप जान रहे हैं कि ये कोई छोटा वो नहीं है, मतलब इसमें पूरा मेटिकुलसली पूरा टेस्टिंग होता है पेशेंट डोनर का, और एक एक चीज उसकी जब वो फिट हो जाता है तभी हम उसका डोनेशन लेते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, डोनर में क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? तो डोनर में साइड इफेक्ट ये आ सकता है, मतलब ये आ सकते हैं, हम यहाँ पर बहुत कम देखते हैं ये साइड इफेक्ट्स, ज्यादातर फिट डोनर्स होते हैं, किसी में ये साइड इफेक्ट्स नहीं आते। तो एक वेजोवेगल रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि बेहोशी एकदम छा जाती है, ये मतलब 1 in 10,000 केसेस में आएगा, हर केस में नहीं देखते हम ये, ठीक है। और जैसे वो जहां से ब्लड डोनेट कर रहा है, क्योंकि नीडल तो बहुत मोटी होती है उस जगह पे, तो जैसे जब मैं उसको बोलूंगी कि आप अपना हाथ कस के दबाएं आफ्टर नीडल निकालने के बाद, तो कई बार पेशेंट डोनर जो होता है ना वो दबाता नहीं है ठीक से, तो वहां पे एक बड़ा सा हिमेटोमा क्या होता है कि मतलब स्किन के नीचे ब्लड जमा हो जाता है, आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, नीला वो बन जाता है, तो वो ब्रुइस बन जाता है, तो वो हिमेटोमा बन सकता है। पर हम ज्यादातर इसमें डोनर को बोलते हैं प्लीज आप अपना ये जो हाथ है कस के दबा के रखें, सो दैट वो वहां से ब्लीड ना हो, धीरे धीरे हो, क्योंकि वहां पे एक थोड़ा सा ब्लीड हो सकता है अगर दबाया ठीक से नहीं गया। तो ये 2-4 चीजें हैं जो डोनर में हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि पेशेंट में क्या हो सकता है, तो पेशेंट में प्लाज्मा जो है आप देखिए खूब यूज होता है हमारे यहाँ पर, या हर एक जगह पे आप अस्पतालों में देखते हैं ना, ब्लड तो बहुत यूज होता है। तो ब्लड के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप रोज सुनते हैं कोई साइड इफेक्ट्स? बहुत साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, किसी मरीज में आप सुनाई देता है। तो और प्लाज्मा का क्या साइड इफेक्ट है, प्लाज्मा का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कि बहुत तेज गति से अगर दे दिया जाए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP जो हम देते हैं, या ये वाला प्लाज्मा अगर बहुत तेज गति से दे दिया जाए तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और या एकदम हाइपोटेंशन हो सकता है मरीज को। तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि इस पर्टिकुलर ड्रॉप्स के हिसाब से हम देंगे, मतलब बहुत तेज गति से नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो वहां पर जब पेशेंट को दिया जाता है, तो वहां के जो फिजिशियंस होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से दिया जाएगा, वो वहां पे अपनी पूरी मतलब एहतियात बरता जाता है वहां पे। तो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, होते हैं थोड़े बहुत होते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपोटेंशन है, और अगर जैसे मैंने कहा फीमेल प्लाज्मा तो हम यूज नहीं करते हैं, पर अगर यूज करा, मतलब आजकल यूज नहीं होता है, बहुत हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, स्टडीज हो चुकी हैं कि जो महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का अगर यूज करा है, उससे पेशेंट को लंग इंजरी हो सकती है, तो वो हम यूज नहीं करते, ठीक है। और बाकी के जो भी मतलब जो हमने यहाँ पर करा है मैक्स में, बहुत मरीजों पे हमने यूज करा है और अभी तक यूज कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट ही दिया है इसने हमें आज तक। और बस अगर आपको इसी के साथ मैं ये अपना बंद करना चाहूंगी टॉक यहाँ पर, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कोई क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और जितना होगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कोरोना मुक्त रहिए। मेरी यही आप लोगों के लिए दुआ है कि सब स्वस्थ रहें, कि इस कोरोना से दूर रहना है आपको, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक बार हो जाए तो मुश्किल तो है ही, ऐसा नहीं है कि कोई सब खराब वाली स्टेज में जा रहे हैं। देखिए घर रह के भी, आइसोलेशन में रह के भी बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ठीक हो रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, और क्वेश्चंस अगर हैं तो जरूर मेरे से पूछिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ही सीमित शब्दों में बड़े ही
सही एक बिल्कुल हिंदी के माध्यम से मैं कहूंगा, क्योंकि हमारी जो जनता जो हमें यहाँ सुन रही है लाइव के माध्यम से, काफी लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो उनकी जी पहुंच बनाने के लिए इस विषय पे, और बहुत सारे आपने नई चीजें आज हमें बताई, बहुत सारे नए फैक्ट आपने बताए, जैसे महिलाओं के बारे में जो जानकारी, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नई जी जानकारी इस मंच के माध्यम से आज लोगों तक पहुंच रही होगी, क्योंकि अभी तक लोगों के इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो आम जन जी से जुड़े हुए बहुत सारी अच्छी चीजों की आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद शर्मा, टीम कोरोना वॉरियर्स की तरफ से। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप ये जानकारियां हम तक पहुंचाते रहें, और हम डॉक्टर साहब का जो पेज है, इतनी अच्छी एक्टिविटी यहाँ रेगुलर चली रही है लोगों के जी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, लोगों को और नई नई चीजें बताने के लिए, तो निरंतर ये सब चीजें चलती रहेंगी। अगर कोई ऐसा सवाल आपके लिए आता है, एक जी सेकंड, यहाँ एक किसी ने सवाल पूछा है मैम, मैं बताना चाहूंगा, जी विच इज द बेस्ट कोविड वैक्सीन फॉर द पेशेंट लाइक शुगर पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट? नहीं, ये तो थोड़ा हटके हुआ जी, ये प्लाज्मा जो थेरेपी से सवाल है ये तो मैं नहीं बताना चाहूंगी, नहीं क्योंकि नहीं। मुझे तो कोविशील्ड लगा है, और भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे तो कोरोना नहीं हुआ है। तो आप कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सिन लगवाएं, स्पुतनिक लगवाएं, पर बिल्कुल, वैक्सीन वैक्सीन जरूर सारे लगवाएं। अच्छे हैं, वैक्सीन वैक्सीन सारे जरूर अच्छे लगवाएं। हैं, सारे सारे जी, वैक्सीन जो है सरकार द्वारा पूरा टेस्टेड बिल्कुल है, ट्राइड बिल्कुल है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है जो आपने सवाल बिल्कुल। पूछा। थैंक यू जी मैम, सो नाइस ऑफ यू, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आज की इस टॉक को हम यहीं एंड करना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं हम फिर से किसी दिन मिलेंगे और जी काफी और नई सारी चर्चाएं करेंगे। थैंक यू जी, मैम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।